हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीडीपी के सीरीज में अध्याय 6 की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में चलिए हम लोग अपनी अवधारणा को स्पष्ट कर लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है और प्रगतिशील शिक्षा क्या है, और इसके विभिन्न सिद्धांतों को और इसमें विभिन्न विद्वानों ने जो अपना योगदान दिया है उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा है क्या। आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से क्या समझते हो? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब शिक्षा की वह प्रणाली जिसके केंद्र में बालक हो। पहले की हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें शिक्षा के केंद्र में कक्षा में सर्वप्रमुख भूमिका शिक्षकों की होती थी। शिक्षक ही सबसे ज्यादा केंद्र में होते थे और बालक जो है वो एक तरह से अभिग्रहणकर्ता के रूप में होते थे। शिक्षक जाकर के वहां जो कुछ भी पढ़ाना होता था बोर्ड के ऊपर लिख करके डायरेक्ट पढ़ा देते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाल केंद्रित शिक्षा या कहें कि प्रगतिशील शिक्षा की नींव पड़ी और इसमें कुछ प्रमुख विद्वान जैसे कि जॉन डीबी, समरहिल के संस्थापक एएस नील, हमारे भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी आदि कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा या कहें कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी। इन लोगों ने कहा कि हम शिक्षा के केंद्र में बालक को रखेंगे और चूंकि हमें बालक का डेवलपमेंट करना है, हमारा खुद का डेवलपमेंट नहीं करना है, बालक का डेवलपमेंट करना है, इसलिए शिक्षक जो है वो केंद्र में ना रह करके बालक को केंद्र में रखा जाएगा और शिक्षक एज ए मेडिटेटर, एज ए मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, सहयोगकर्ता के रूप में रहेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य वैसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें शिक्षा के केंद्र में बच्चे होंगे। तो अब देखिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? बालकों को समझना, टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन। सबसे जरूरी चीज क्या है? बालकों को समझना। आपके पास आपके क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, वे 30 बच्चे जो हैं विभिन्न बैकग्राउंड से आए हैं, उनके पास अलग अलग मानसिक अभियोग्यता है, उनके पास अलग अलग तरह के परिवेश से, अलग अलग माहौल से सीख करके कुछ न कुछ आए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वे बिल्कुल जीरो हैं, नहीं है। वाइगोत्स्की ने बताया था कि बालक का भी अपना एक क्षेत्र होता है, तो प्रत्येक बालक के अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले बालकों को समझना होगा कि वे कितनी क्षमता रखते हैं, किस क्षेत्र में उनकी अभियोग्यता ज्यादा है। सबसे जरूरी चीज बालकों को समझना है। दूसरी विशेषता, शिक्षण विधि के केंद्र में बालक। शिक्षण विधि के केंद्र में कौन होगा? तो बालक होगा। अब इसके कारण जो है शिक्षण विधियों में कई तरह के बदलाव देखने को मिले। पहले जो है सामान्यतः व्याख्यान विधि होती थी, शिक्षक जाकर के लेक्चर दे देते थे और बच्चे उनको सुन करके सीखते थे और ये रटंत प्रणाली पे ज्यादा आधारित थी। लेकिन यहाँ जो है शिक्षण विधि के केंद्र में जब बालक को रखा गया तो शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करने के लिए योजनाएं लाई गई और ऐसे शिक्षण विधि लाए गए जैसे कि खोज विधि, अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, परिभ्रमण विधि। तो इन विधियों में बालक जो है वो सक्रिय रूप से एक खोजकर्ता की भूमिका, अन्वेषक की भूमिका निभाएंगे और वे खुद से करके सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, सबसे मेन मोटो इसका है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और जितने भी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के पैरोकार हुए, जो समर्थक विद्वान हुए, उन सब का ये जोर था लर्निंग बाय डूइंग। चाहे वो जॉन डीबी हो या प्रोफेसर यशपाल हो, सबने इसी चीज को माना और एक्सेप्ट किया। और हमारा एनसीएफ 2005 जो है इसी चीज को पूरी तरह से फोकस करता है, लर्निंग बाय डूइंग एंड एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। तीसरा है मूल्यांकन और परीक्षण। मूल्यांकन और परीक्षण की बात की जाए तो बच्चों का पहले क्या मूल्यांकन होता था? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा। तो इस प्रकार से परीक्षाएं ली जाती थी और परीक्षाओं का भय बन जाता था, बच्चों के मन में परीक्षाओं का डर बैठ जाता था और
बहुत सारे बच्चे जो है उससे क्या होते थे, हतोत्साहित हो जाते थे परीक्षा में असफल हो जाने के बाद। और आज भी हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में असफल होने के बाद कई छात्र हतोत्साहित हो जाते हैं। तो मूल्यांकन और परीक्षण की विधि को बदल दिया गया। इसके लिए लाया गया सीसीई। सीसीई का मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, जिसको हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। यह जो है लगातार मूल्यांकन होता है इसमें बच्चों का, और इसमें केवल शैक्षणिक गतिविधियों का ही नहीं बल्कि सह शैक्षणिक गतिविधियों का भी, उनके खेलने कूदने का, उनके अनुशासन का, उनके सांस्कृतिक गतिविधियों का, सारे चीजों का डाटाबेस तैयार किया जाता है। इसको हम लोग सीसीई कहते हैं। और आगे चल करके बोर्ड एग्जाम में ग्रेडिंग सिस्टम को भी लागू किया गया। जैसा कि आप लोग सीबीएसई पैटर्न में देखते हो कि वहां बच्चों को ग्रेड दिया जाता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया ताकि उनके ऊपर से जो है नंबरों का बोझ, नंबरों का प्रेशर घट जाए। चौथा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की बात की जाए, करिकुलम, तो पाठ्यक्रम को भी बच्चों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। और पाठ्यक्रम में जो चैप्टर्स तैयार किए गए, उनमें जो एक्सरसाइज तैयार किया गया, उनमें ध्यान रखा गया कि अधिक से अधिक खोज विधि को लाया जाए। आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें बीच बीच में कार्यकलाप दिया हुआ रहता है, गतिविधि दिया हुआ रहता है। तो वो क्यों है? तो वो बाल केंद्रित शिक्षा का ही प्रभाव है कि पाठ्यक्रम में अब इसे शामिल किया गया। आप पुरानी किताबों को देखिए उठा करके, तो उनमें आपको बहुत कम मिलेंगे या नहीं के बराबर मिलेंगे, लेकिन नए किताबों में शुरुआत ही उसकी गतिविधि से होती है। चाहे वो कोई सा भी विषय पढ़ाए, आपको शुरुआत गतिविधि से ही करनी है। पांचवा क्या है? व्यवस्थापन एवं अनुशासन। व्यवस्थापन यानी कि मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। मैनेजमेंट को भी बच्चों को केंद्र में ध्यान में रख करके ही तैयार किया गया। इसमें विद्यालय भवन का निर्माण, विद्यालय के कक्षों का निर्माण किस चीज को ध्यान में रख करके किया गया? बच्चों को ध्यान में रख करके किया गया। ऐसा वातावरण हो जहां बच्चों को अच्छा लगे, उनको मनोरंजक तरीके से सिखाने के लिए उनका जो है विद्यालय का जो कंपाउंड बनाया गया, वर्ग कक्ष जो तैयार किया गया, वो बिल्कुल उनके अनुसार, उनके अनुकूल बनाया गया है। छठा है प्रयोग एवं अनुसंधान। इसमें भी ध्यान दिया गया कि हमारे जो प्रयोग और अनुसंधान होंगे वे बाल केंद्रित शिक्षा से ही जुड़े हुए होंगे और लगातार इसमें सुधार करने की कोशिश चलती रहेगी। सातवां है कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण। कक्षा में ही समस्याओं का निदान और निराकरण कर लिया जाए। बच्चों के ऊपर जो प्रेशर बनता है अनावश्यक रूप से, वो नहीं बनने दिया जाए। अब है बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये क्या प्रिंसिपल्स है देख लेते हैं। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि बच्चों में पहले आप प्रेरणा जगाइए। प्रेरणा जब जागृत हो जाएगी तो बच्चों को पढ़ने में खुद ब खुद मन लगेगा और वे आपके पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। दूसरा है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। बच्चों के व्यक्तिगत अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। और इसी के अंतर्गत जो है आप देखते होंगे कि कई तरह के विद्यालयों में खेल विधि, कई तरह के खेलने के उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कराया जाता है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, नृत्य, गायन इत्यादि का भी आयोजन कराया जाता है। तो ये व्यक्तिगत अभिरुचि के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ताकि जिन बच्चों को जिस चीज में अभिरुचि है वो उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। तीसरा हमारा लोकतांत्रिक सिद्धांत है। लोकतांत्रिक सिद्धांत कहने का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को एक समान हक होना चाहिए, एक समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कक्षा में बैठाने के लिए हो या फिर किसी भी विषय को समझाने के लिए हो। सबको लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार लेकर के चलना है। चौथा है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत कहता है कि हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी कि संपूर्ण विकास पे ध्यान देना है, न केवल उनका शैक्षणिक विकास हो बल्कि मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो। इसीलिए विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की भर्ती की जाती है, विद्यालय में संगीत शिक्षक की बहाली की जाती है, विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की जाती है। तो विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ जो बनाए गए हैं वो सर्वांगीण विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। पांचवा है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत किसके संदर्भ में? पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु का चयन। हम पाठ्यक्रम और विषय वस्तु का चयन बच्चों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके विद्यालय में, आपका विद्यालय जो है वह जंगली क्षेत्र में है,
और हम वहाँ जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं वह शहरी क्षेत्र से रिलेटेड होगा, तो बच्चे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, उनके लिए वो ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा। तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा कि वहाँ चयन का सिद्धांत लागू करना होगा और उनके पाठ्यक्रम में उनके भौगोलिक चीजों को स्थान देना होगा। तो ये था हमारा बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इनके जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा एवं बाल केंद्रित शिक्षा को लाने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जॉन डीवी के बारे में जानेंगे। जॉन डीवी का जन्म जो है 20 अक्टूबर 1859 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जून 1952 ईस्वी को हुई थी। ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट एंड प्रैग्मेटिस्ट एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर थे ये। अब इसको हिंदी में समझेंगे बढ़िया से। ये अमेरिका के विद्वान थे, फिलोसफर दार्शनिक थे, साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक थे और प्रैग्मेटिस्ट यथार्थवादी थे और एजुकेशनल रिफॉर्मर यानी कि शिक्षा सुधारक थे। इन्होंने सर्वप्रथम प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन की वकालत की। इनका कहना था कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा जो है वह स्वयं में जीवन है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा जो है वह जीवन स्वयं है। शिक्षा अगर मनुष्य में है तभी वह जिंदा है, इसका ये अर्थ समझा जाए। द बेस्ट एजुकेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू डूइंग। इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा का सबसे बढ़िया पार्ट होता है वह लर्निंग थ्रू डूइंग से आता है, यानी कि करके सीखने से। तो लर्निंग थ्रू डूइंग का सबसे पहली जो बात आई वह जॉन डीवी के द्वारा आई। तो प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी एक महत्वपूर्ण नाम है और इन्होंने सर्वप्रथम प्रगतिशील शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की। इनके जो प्रमुख किताबें हैं द स्कूल एंड सोसाइटी जो 1899 ईस्वी में आई और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो 1916 ईस्वी में आई। तो जॉन डीवी के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय ध्यान में रखेंगे। दूसरे नंबर पर है मारिया मोंटेसरी जो कि काफी प्रसिद्ध हुई। मारिया मोंटेसरी एक इटालियन महिला थी जो एक डॉक्टर के साथ साथ शिक्षाविद भी थी और उन्होंने एक नई पद्धति का आविष्कार किया शिक्षा के क्षेत्र में जो मोंटेसरी मेथड के नाम से जाना गया। ये मोंटेसरी मेथड की संस्थापिका थी और यह इटली की रहने वाली थी। इनका जन्म 31 अगस्त 1870 को हुआ और इनकी मृत्यु 1952 ईस्वी में हुई। आप एक चीज गौर करेंगे तो यह पाएंगे कि जितने भी ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे लगभग इनका काल जो है वह एक समान था और यही कारण रहा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शैक्षिक परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वह उभर करके आया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन उभर करके कब आया? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया और इसके पीछे का कारण विभिन्न देशों में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए, कुछ ऐसे शिक्षाविद हुए जिन्होंने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन पर जोर दिया और उनके कारण जो है और चूंकि उन लोगों की जो समय जीवन अवधि थी वह लगभग एक जैसी थी तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ा और इसी के कारण क्या हुआ कि समूचे विश्व में कहें कि एक तरह से शैक्षिक परिवर्तन का दौर शुरू हो गया और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। मोंटेसरी के जो मेथड्स थे रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और 1929 ईस्वी तक उन्होंने काफी ज्यादा भारत में भी टैगोर मोंटेसरी विद्यालय की स्थापना कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर हैड फाउंडेड मेनी टैगोर मोंटेसरी स्कूल्स इन इंडिया इन 1929। 1929 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कई सारे विद्यालयों की स्थापना की जो टैगोर मोंटेसरी पद्धति पर आधारित थे। क्योंकि आप लोग टैगोर के बारे में जानते होंगे कि बचपन में उन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया था। उन्हें स्कूल की शिक्षा पद्धति बिल्कुल पसंद नहीं आती थी क्योंकि वहाँ बच्चों को एक तरह से कैद खाने में बंद कर दिया जाता था। उन्हें स्कूल जो है वह जेल की तरह लगता था तो उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था बचपन में ही। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। लेकिन जब वे बड़े हुए
तो चूंकि स्कूल का महत्व अपना होता है, बिना स्कूल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एक तरह से बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, या कह ले कि असंभव कार्य है। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि इन्होंने मोंटेसरी से प्रभावित होकर के टैगोर मोंटेसरी विद्यालय की स्थापना की, और इनका शांति निकेतन विश्वविद्यालय भी है। तो थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं मोंटेसरी के बारे में। ये जो है मोंटेसरी मेथड, ये इन्होंने सबसे पहले जो मेंटली डिजेबल्ड बच्चे होते हैं उनके साथ रह करके उनके ऊपर काम किया था, और उस दौरान इन्होंने कई तरह के पद्धतियों की खोज की जो वैसे बच्चों को जो मानसिक रूप से अक्षम थे, जो मानसिक रूप से कमजोर थे, वैसे बच्चों को सिखाने के लिए इन्होंने कई तरह की पद्धतियों का आविष्कार किया। खेल पद्धति इन्हीं की देन है। और आप लोग बचपन स्कूल, प्ले स्कूल को जानते होंगे, तो वहां जितनी सारी सुविधाएं होती हैं, ताकि बच्चों को पूरा फ्री दिया जाता है कि बच्चे झूला झूले, बच्चे जो है खेले कूदे, उनके लिए स्पोर्ट्स सारे कुछ होते हैं। और सीखने के लिए, कुछ चीजों को सिखाने के लिए जो है वह भी मूर्त वस्तुओं का सहारा लिया जाता है। तो दिज ऑल आर गिवन बाय मोंटेसरी। ये सब जो है मोंटेसरी मेथड का ही योगदान है कि आज हम लोग बचपन और प्ले स्कूल जैसे यह क्षेत्र देख रहे हैं जहां बिल्कुल मोंटेसरी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, एएस नील के बारे में जानेंगे। एएस नील, इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर सदरलैंड नील है। 1883 से 1973 इनका भी जीवन काल रहा है। तो एक तरह से देखें तो सारे मनोवैज्ञानिकों का लगभग एक समय काल है। और इन्होंने एडवोकेसी ऑफ पर्सनल फ्रीडम ऑफ फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि इन्होंने जो वकालत की, यह बच्चों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत की। पर्सनल फ्रीडम, बच्चों को पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए। बच्चे कैसे सीखना चाहते हैं वे उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि वयस्कों के सोचे हुए चीजों को उनके ऊपर थोपा जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए एएस नील ने सफॉल्क, जो कि इंग्लैंड में है, 1921 ईस्वी में वहां समर हिल स्कूल की स्थापना की थी। समर हिल स्कूल की स्थापना 1921 ईस्वी में एएस नील के द्वारा इंग्लैंड के सफॉल्क में की गई। और आज भी यह विद्यालय चल रहा है। आज भी इस विद्यालय को उनकी बेटी के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस विद्यालय में बिल्कुल बच्चों को जो है पर्सनल फ्रीडम दिया जाता है। बच्चे बिल्कुल अपने तरह से जीते हैं वहां। एक तरह से उनके लिए अलग दुनिया बना दी गई है। और टीम समर हिल की संकल्पना के पीछे भी हमारे जो टीम समर हिल के संस्थापक हैं नवलेश सर, उनका भी कहीं न कहीं यही सोच है। और वे भी जल्द ही हमसे जुड़ेंगे। अभी लॉकडाउन के कारण कुछ परेशानियां चल रही हैं, लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति होती है तो वे भी हमसे जल्द ही जुड़ेंगे और आप भी उनके ज्ञान का अनुभव ले सकेंगे। तो अभी देखिए कि इन्होंने एएस नील ने समर हिल की स्थापना की। और इनका जो एडवोकेसी था, इनकी जो वकालत थी, क्या थी कि पर्सनल फ्रीडम फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि बच्चों को पूरी तरह से छूट दी जाए कि वो क्या सीखना चाहते हैं। और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इनके स्कूल में स्थान मिलता है। अभी ये बोर्डिंग स्कूल की तरह है। बिल्कुल बच्चों को 6 से 18 वर्ष के लिए वहां 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं और उनको पूरी आजादी दी जाती है कि वे कैसा सीखना चाहते हैं। तो ये 3 मनोवैज्ञानिकों को हम लोगों ने जाना। अब आगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कुछ और बातें हम लोग जानेंगे। तो आइए समझते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है एक जटिल एवं पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जिसके केंद्र में बच्चा होता है, यानी कि बच्चे के केंद्र में रख करके एक नई प्रणाली विकसित की गई। और इस शिक्षा के अंतर्गत परियोजना विधि, समस्या विधि, क्रियाकलाप विधि इत्यादि विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे उसमें सक्रिय रूप से सहभागी हो सके और वे सक्रिय रूप से लर्निंग बाय डूइंग करके सीख सके। ठीक है, यानी कि करके सीखना, इसको क्या कहते हैं, करके सीखना। करके सीखने की प्रक्रिया को बताने के लिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लाया गया और प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के पिता के रूप में जॉन डीवी को जाना जाता है, जिनके बारे में भी हम लोगों ने जाना है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार कितने हैं, तो इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: मोंटेसरी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा और संरचनावादी शिक्षा। तो मोंटेसरी शिक्षा के बारे में हम लोगों ने जाना कि मारिया मोंटेसरी ने इस शिक्षा पद्धति की स्थापना की थी
और उन्होंने सर्वप्रथम मेंटली डिजेबल्ड बच्चों के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ उसमें से योगदान दिया। और ऑर्थोफ्रेनिक स्कूल में उनको 2 साल के लिए मौका दिया गया था, जहां कुछ मानसिक रूप से अक्षम बच्चे थे और उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। वहां बच्चों को सिखाने के लिए कुछ नई तकनीक का विकास किया, कुछ मूर्त वस्तुओं को लेकर के उसे जो है खेल विधि के माध्यम से। तो वे जो मानसिक रूप से अक्षम बच्चे थे उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया था सामान्य बच्चों की तरह। तो इसलिए मोंटेसरी शिक्षा पद्धति प्रचलित हुई और इसमें जो है बच्चों के विश्लेषण एनालिसिस ऑफ चाइल्ड और पर्यवेक्षण और ऑब्जर्वेशन पर बल दिया जाता है। बच्चों का पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, प्रत्येक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है, प्रत्येक बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है, प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या विशेष क्षमता है, वो क्या कर सकता है, इसका विश्लेषण और इसका पर्यवेक्षण यानी कि एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन दोनों किया जाता है, ताकि बच्चों के बारे में पूरी तरह से पता चल सके। इसमें जो है बच्चे सक्रिय भूमिका में होते हैं, यानी कि उन्हें खेलने के लिए दे दिया गया या कोई सामान दे दिया गया, कोई जिग्सा पहेली हल करने के लिए दे दिया गया, कोई मूर्त वस्तुओं को गिनती करके लाइन में लगाने के लिए दे दिया गया, कोई ब्लॉक बना करके ब्लॉक में सजाने के लिए दे दिया गया। तो इस तरह के कई तरह के क्रियाकलाप होते हैं, तो बच्चे वहां सक्रिय भूमिका में होते हैं। और शिक्षक जो होते हैं वो सहयोगकर्ता के भूमिका में होते हैं, वे बच्चों को सहयोग करते हैं। जहां भी उनसे नहीं हो रहा है ना, तो वहां पे वे क्या करते हैं, उनकी नजर पूरी तरह से बच्चों पे रहती है, और जहां पे वे नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे सहयोग दे देते हैं, सपोर्ट दे देते हैं। यहाँ पे अब पूरी तरह से जेडपीडी आ जाता है, इसके फोल्डिंग आ जाता है, जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो शिक्षक जो है वो सहयोगकर्ता और परामर्शदाता की भूमिका में होते हैं। बच्चों को डायरेक्ट लेक्चर दे करके नहीं सिखाते हैं, बल्कि बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने देते हैं, और वहां पे जहां बच्चों को दिक्कत हो रही है वे वहां उसको सपोर्ट कर देते हैं। दूसरी जो पद्धति है मानवतावादी शिक्षा, ह्यूमैनिटिस्टिक एजुकेशन। इसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। कला एवं सामाजिक विज्ञान विषयों को मुख्य रूप से सिखाया जाता है और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे सीखते हैं इसमें। तीसरा है संरचनावादी शिक्षा, कंस्ट्रक्टिविज्म एजुकेशन। यह जो है बालकों के सृजनात्मकता पर आधारित है। यहाँ बच्चे जो है सृजन करते हैं, नई नई चीजों का सृजन करते हैं, उनके अंदर जो कलाकृतियां हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं वे उनको प्रदर्शित करते हैं। और हमारे बिहार में किलकारी नामक एक स्कूल चलता है जो इसी पर आधारित है। यहाँ जो है बच्चों के लिए अलग से इसका टाइम टेबल रहता है और वहां बच्चे जाकर के संगीत, गायन, नृत्य, कंप्यूटर, चित्रकारी, कई तरह की चीजों को सीखते हैं। गया में भी किलकारी स्कूल है और वहां पे मैंने देखा है कि बच्चों को बिल्कुल उनका जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, उनकी जो सृजनात्मकता होती है, उन्हें उभारा जाता है। तकनीक एवं प्रायोगिक माध्यम द्वारा अधिगम पर बल। इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाती है, प्रैक्टिकली करके सिखाया जाता है। बच्चों को अधिगम कैसे आएगा, तो जब वे तकनीक एवं प्रायोगिक रूप से किसी भी चीज को करेंगे। कंप्यूटर सिखाया जाता है तो कंप्यूटर क्या हो गया, एक तरह से टेक्नोलॉजी हो गया, तो उसका प्रैक्टिकल करके उन्हें बच्चों को सिखाया जाता है। कई तरह के वाद्य यंत्र बजाने के लिए, तो जब वाद्य यंत्र बजाने के लिए तभी आएगा बच्चों को जब वे वहां पे जाकर के उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो तकनीक एवं प्रायोगिक माध्यम द्वारा अधिगम पर बल दिया जाता है इसमें संरचनावादी शिक्षा में। तो इस प्रकार से प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रारंभिक शिक्षा से आप क्या समझते हो? प्रारंभिक शिक्षा को सबसे पहले समझना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है 1 to 8 तक की शिक्षा। पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहने का मतलब हुआ कि वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 8 तक की शिक्षा पूरे देश में सभी बच्चों को सुलभ हो सके, इसके लिए जो प्रयास किए गए वह प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। यह जो है 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए है। और जब हमारा देश आजाद हुआ था
उसी समय संविधान में इस प्रावधान को रखा गया था, लेकिन इसका सही से पालन नहीं हो पाया। अनुपालन नहीं हो पाने के कारण अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी और इस संदर्भ में एक लंबी लड़ाई चली है। इसके बारे में हम लोग RTE एक्ट 2009 को एक अलग से हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में पूरा इसके पीछे का जो इतिहास रहा है। संविधान में वर्णित सर्वप्रथम जो है भाग 45 में रखा गया था शिक्षा को, फिर उसके बाद 86 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। संविधान समवर्ती सूची में डालने के बाद राज्य एवं केंद्र दोनों का अधिकार हो गया इसके ऊपर। फिर जाकर के अगस्त 2009 में यह जो है बिल पास हो गया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य रूप से इसके बारे में याद रखेंगे कि यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ और इसके लागू होने के बाद यह अनिवार्य कर दिया गया पूरे देश में कि जो पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि अनिवार्य का मतलब हुआ कि कोई भी एक भी बच्चा जो है छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है। और निःशुल्क का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, जिसमें कोई पैसा नहीं लेना है बच्चों से। तो इसका RTE एक्ट 2009 पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अन्य कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन योजना जिसको MDM कहा जाता है, सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इत्यादि की स्थापना की गई ताकि पूरे देश के बच्चे जो है शिक्षा से जुड़ सके, शिक्षा के मेन स्ट्रीम में आ सके। सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह जो है संविधान में वर्णित जो भी नियम कानून बनाए गए उनका अनुपालन करे। तो उसी के अनुपालन के लिए ये सारे कार्यक्रम जो है लागू किए गए और अब जो है इसका प्रतिफल भी देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं और RTE एक्ट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए MDM जो है इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं कि इसके जो संस्थापक थे वह M कालराज थे, याद रखेंगे M कालराज, जो कि तमिलनाडु के थे। इन्होंने सबसे पहले MDM योजना की शुरुआत की, इन्हीं की संकल्पना थी। 1 सितंबर 2004 से यह पूरे देश में लागू हुआ। 1 सितंबर 2004 से यह पूरे देश भर के विद्यालयों में लागू किया गया मध्याह्न भोजन योजना को। और इसमें जो है बच्चों को पका पकाया भोजन विद्यालय में ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है और कम से कम पूरे वर्ष भर में कम से कम 200 दिनों तक बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना है इस योजना के द्वारा। कम से कम 200 दिन पूरे वर्ष भर में बच्चों को यह दिया जाता है। और MDM योजना का जो है कैटेगरी 2 प्रकार का है, 1 to 5 और 6 to 8। 1 to 5 और 6 to 8 तो इन दो कैटेगरी में बांटा गया है और प्रत्येक का अलग अलग क्राइटेरिया है कि 1 to 5 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए जो राशि आती है वो अलग होती है, जबकि 6 to 8 के लिए जो राशि आती है वो अलग होती है। अभी फिलहाल बिहार की बात करें तो 4 रुपया 95 पैसा के लगभग 1 to 5 में आ रहा है और 6 to 8 में 6 रुपया 71 पैसा आ रहा है। तो इतनी राशि प्रत्येक बच्चे के ऊपर निर्धारित की गई है और जिसमें से 100 ग्राम चावल 1 to 5 बच्चों के लिए रखा गया है, 150 ग्राम 6 to 8 के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर के 450 कैलोरी ऊर्जा इसके माध्यम से दी जानी है बच्चों को। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान को हम लोग SSA के नाम से भी जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। तो यह 2001 में शुरू की गई योजना है जो भारत सरकार के द्वारा लागू की गई। इसके तहत जो है
शिक्षा को व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित करने के लिए यह योजना को लागू किया गया। और इस योजना के लागू होने के बाद ही पूरे देश भर में शिक्षा मित्र, पारा टीचर्स आदि व्यवस्था आई, जिसके कारण जो शिक्षकों की कमी थी उन कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्र एवं पारा टीचर्स की बहाली शुरू हुई, ताकि सभी जो छात्र शिक्षक अनुपात है वह कंट्रोल में आ सके। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला स्तर पर जो है प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया। 1988 ईस्वी में डाइट की स्थापना की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या बालिकाओं को अलग से पढ़ाने के लिए यह एक तरह से बोर्डिंग स्कूल है जहां केवल बालिकाओं का ही नामांकन होता है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। तो इस प्रकार से ये कुछ योजनाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के उद्देश्य से चलाई गई। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने सीखा कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जाना, उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जाना, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जाना, फिर कई विद्वानों को जाना जिन्होंने इस प्रगतिशील शिक्षा एवं बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करने में अपना अहम योगदान दिया। बाल केंद्रित शिक्षा को या प्रगतिशील शिक्षा के पिता के रूप में जॉन डीवी को माना जाता है। तो इस प्रकार से आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डीपली अध्ययन करते रहिए।